हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एक्सप्रेस एसकेडी में। दोस्तों, आज हम सभी जो क्लास 10th मैथमेटिक्स है उसका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके कुछ जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन बनते हैं उसी को करेंगे। और मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप हर एक टाइप के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मेरी एक खुद की कोचिंग संस्था है जिसमें मेरे पिछली बार के जो टॉपर बच्चे थे वो मैथ में 4 बच्चे ऐसे थे कि जो 100 में 98 स्कोर किए थे। हम टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे जो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है, इसमें से जो है एक ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होता है। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि अभाज्य 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा, ये भी सीखेंगे। साथ में इसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। अगर हम अभाज्य गुणनखंड वृत्त से इस दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहला काम होगा कि हम इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड रूप लिखेंगे। तो तो सबसे पहले हम इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड रूप निकाल लेते हैं। जैसा कि हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। जैसे अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो जैसे कि इसको हम पहले सबसे 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। एक यहाँ हासिल होगा तो कितना होगा 11, 2 पंचे 10 हो। यहाँ एक हासिल बचेगा, ये भी हो जाएगा 2 पंचे 10। तो फिर इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 8 24 होगा, 3 पच्चे 15 होगा। 5 से काटेंगे ऐसे 17, फिर 17 से काटेंगे। अब जो 510 को हमने काटा है उसमें जो संख्याएं आ रही जैसे 2 3 5 17, ये एक अभाज्य संख्या है। इसीलिए इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप। अब इसे 92 को भी हमने काटा तो 92 में इतना आया। तो जैसे 2 2 बार आता तो इसकी पावर हमने 2 लिख दिया, 3 के 23 की पावर भी 1 लिख दिया। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा इन दोनों संख्याओं का तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए। इसके पहले हम ये समझाते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ध्यान देना। तो जो अभाज्य गुणनखंड होता है मतलब 510 को जो हमने काटा है उसमें से जो ये आया है यही इसका अभाज्य गुणनखंड रूप कहलाता है। तो एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आपसे दिया जाएगा क्वेश्चन और पूछेगा निम्नलिखित में इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या है। तो आपको ऐसे निकाल के चेक कर लेना होगा। अगर 92 का अभाज्य गुणनखंड रूप पूछे तो क्या है, तो 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1। अब इसका हम एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो अगर जैसे 510 और 92 का अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जितनी भी नई संख्याएं भाज्य गुणनखंड में आई जैसे 2 3 5 व 17 व 92 में क्या आया 23 आया है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो जैसे नई संख्या क्या आ रही, 2 आ रही है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 17 और एक 23। तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, इस 2 का जो अधिकतम ऊपर नीचे में देखते हैं जो अधिकतम घात है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद 3 का जो अधिकतम घात है वो कितना है 3 है। फिर इसके बाद जो 5 का अधिकतम घात कितना है 5 है। इसके बाद कितना है 17 है। इसके बाद क्या है 23 है। तो इसी का हम करवा देते हैं गुणा। तो गुणा कराने पे जो आएगा वही हो जाएगा एलसीएम। तो इसका गुणा कराने पे ये आएगा 46,920, हमने अलग से कर लिया है, ठीक। जबकि जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि वो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में मिलना चाहिए। जैसे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो 3 एचसीएफ में नहीं आएगा। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं, 5 भी नहीं आएगा, 17 भी नहीं आएगा और 23 यहाँ है, ऊपर भी नहीं है। तो जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ में 2 आएगा। लेकिन हाँ, जैसे एलसीएम में हम अधिकतम घात देखते थे सभी अंकों का, चाहे वो मिले या ना मिले। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा कि वो मिलना चाहिए और कम से कम घात होना चाहिए। जैसे 2 मिल रहा है लेकिन 2 का कम से कम घात कितना है 2, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 336 व 54 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड वृत्त से लगाना है। तो सबसे पहला काम होगा कि 336 का हम अभाज्य गुणनखंड रूप निकाल लेंगे। जैसे इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 1 2 होगा, एक हासिल हो जाएगा 13 हो जाएगा, 2 6 12, फिर एक हासिल यहाँ कितना हो जाएगा 2 8 कितना हो जाएगा 16,
फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 21। अब ये 2 से नहीं तो फिर 3 से कटेगा, 3 सते 21, फिर ये किससे कटेगा 7 से कटेगा। ऐसे हम क्या करेंगे 54 का भी काट लेंगे, अभाज्य गुणनखंड रूप निकालेंगे। जैसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 27, फिर हम ये 2 से नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा 1। अब जो यहाँ पे हमने काटा है जैसे 336 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा। जैसे देखते हैं 336 में 2 कितनी बार, 1 2 3 4, तो 2 के पावर यहाँ हम क्या लिखेंगे 4, 3 कितनी बार है 1 बार तो 3 के पावर 1, 7 कितनी बार है 1 बार है तो 7 के पावर 1। ऐसे हम क्या करेंगे जो 54 है 54 का जो काटे हैं उसमें 2 कितनी बार आ रहा है 1, 3 कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे जैसे आपसे पूछा जाए कि 336 का अभाज्य गुणनखंड रूप क्या होगा, तो इतना जो हुआ ये 336 का अभाज्य गुणनखंड रूप हुआ। लेकिन अगर हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए अभी अभी आपको बताया है अभाज्य गुणन संख्या में जितनी नई संख्या है जैसे 2 आ रहा है 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, इसका हम अधिकतम घात लेते हैं। जैसे 2 का अधिकतम घात ऊपर नीचे कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, 2 की पावर 4। 3 का अधिकतम क्या है 3 की पावर 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, और यहाँ क्या है 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे इन संख्याओं का, अब हम इनका क्या कराते हैं गुणा कराते हैं। तो जब आप इसका गुणा कराएंगे तो फिर ये आएगा जैसे 2 की पावर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर ऐसे 3 त्रिका, इसका जब आप गुणा करोगे तो ये आएगा कितना 3024 आएगा। ठीक, आप कर लेना गुणा। ऐसे अगर हमें 336 और 54 का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं जो संख्याएं मिलेंगी उसी को हम काउंट करें। जैसे इसमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है इसमें, लेकिन 7 इसमें नहीं आ रहा, तो 7 को एचसीएफ में हम काउंट नहीं करेंगे। एचसीएफ में दोनों में मिलना चाहिए और कम से कम, 2 का कम से कम कितना है 1 है तो 1 लिख देंगे, 3 का कम से कम कितना है 3 है तो कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे। गुणा कराएंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। जरूर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। आइए एलसीएम और एचसीएफ का एक नया टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा है कि 35 और 45 का जो एचसीएफ है वो 5 है तथा 35 और 45 का एलसीएम कितना है 21 पी है। अब देखिए नया टाइप क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पी का मान क्या होगा। तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जैसे जिन संख्याओं का हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जैसे यहाँ एक संख्या 35 और एक क्या है 45 है, साथ में इसका क्या दिया एचसीएफ दिया है और साथ में इसका एलसीएम क्या है 21 पी है। तो ध्यान देना है जब दोनों संख्याएं हमें ज्ञात हो, साथ में एलसीएम ज्ञात हो और कोई तीसरी संख्या निकालनी हो, ये चौथी संख्या निकालनी हो, चौथी संख्या निकालनी हो, तो वहाँ पे हम फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे ये फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू, ये होता है एलसीएम और गुणे होता है एचसीएफ। तो जैसे यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 35 है, दूसरी संख्या कितनी है 45 है, और यहाँ पे एलसीएम कितना है 21 पी है और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे मुझे पी की वैल्यू निकालनी होगी, तो जो पी को हमें अकेला करना होगा तो ये जो गुणे में है इसको इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो ये 35 इंटू 45 और बटे में कितना हो जाएगा 5 इक्वल टू कितना हो जाए 21 पी। 21 पी को हम लिख सकते हैं 21 गुणे पी, तो 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस 21 को भी इधर लाएंगे तो इधर इधर इस 21 को लाएंगे तो यहाँ किस में हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो फिर 7 से काटेंगे 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, फिर 3 से इसको भी काटेंगे तो 15 तियाँ कितना हो जाएगा 45, तो पी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आइए एलसीएम और एचसीएफ का एक नया टाइप क्वेश्चन लगाते हैं। इस टाइप के भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है कि 210 तथा 55 की मासा को अगर हम इसके रूप में 13 गुणे 5 माइनस 6x के रूप में व्यक्त करते हैं तो x का मान क्या होगा। मतलब इसके कहने का क्या है कि जैसे 55 है जो इसका मासा है वो इसी के क्या है बराबर है,
तो यक्स का मान क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, 210 और 55 का मासा निकाल लेंगे जो इसी के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, इसी के बराबर होगा। तो आइए हम 210 और 55 का मासा निकाल लेते हैं। मतलब ये है कि 210 और 55 का जो एचसीएफ होगा वो इसी के बराबर होगा। एक काम करते हैं कि 210 और 55 के मासा को निकाल लेते हैं। तो आप जब मासा इसका निकालेंगे 210 और 55 का, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 आएगा, जो कि क्या होगा, वो इसी के बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, इसका गुणा कराते हैं, 13×5 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, 65 को इधर लाते हैं। तो यहाँ 5 है, 65 इधर प्लस में है, इधर आया किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ क्या है, माइनस में 6x है। अब यहाँ से आप देखिए 65 माइनस है, इसमें से हम 5 निकाल देंगे तो ये माइनस में कितना आएगा, 60 आएगा। और इक्वल टू यहाँ कितना है, माइनस में 6x है। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हम एक काम करेंगे, 60 इधर इधर आएगा, बटे में 6 हो जाएगा, तो 6 से काटेंगे कितना आएगा, 10। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। आइए एलसीएम और एचसीएफ का एक और टाइप करते हैं। मैं कह रहा हूँ गारंटी के साथ दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, कर लेना, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। जैसे कह रहा है कि एलसीएम एक संख्या है वो x है और एक संख्या 12 है, उसका जो एलसीएम वो कितना है, 12 है। तथा कह रहा है वो जो एक संख्या x है और 12 है उसका एचसीएफ भी कितना दिया है, 6 दिया है। तो x का मान क्या होगा। अभी अभी हम आपको बताएं कि जब आपको एलसीएम ज्ञात हो, ठीक, और एचसीएफ भी जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, मतलब आपको ये बताए थे कि अगर 4 चीज़, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या साथ में एलसीएम और एचसीएफ, इनसे में से कोई 3 चीज़ अगर आपको ज्ञात है और चौथी निकालनी है, तो हम वहाँ पे फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे हम कौन सी फार्मूला यूज़ करेंगे कि पहली संख्या जो गुणी सेकेंड नंबर जो होगा वो बराबर होगा एलसीएम और गुणे किसके होगा, एचसीएफ के होगा। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी दी गई है, हमें निकालनी है, वो कितना है, यक्स है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स। और दूसरी संख्या कितनी है, 12 है। एलसीएम इसका कितना दिया है, 12, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 12। इस साथ में इसका एचसीएफ कितना दिया है, 6 दिया है। तो मुझसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो हम एक काम करेंगे, इस एक्स का मान निकालने के लिए 12 को हम इधर भेजेंगे, तो इधर भी 12 है, इधर भी 6, इधर जाएगा 12, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी एक्स का मान क्या होगा, 6, मतलब वो हमारी पहली संख्या कितनी होगी, 6 होगी। तो एलसीएम एचसीएफ का एक और टाइप है जो कि पूछा जाता है, इसको भी हम कर ले। जैसे दिया है एक संख्या है और इसका जो दिया है वो x², वो y³ वो c है, और एक संख्या v है, उसका जो गुणनखंड दिया है ये x³ y है और c² है। फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल है, जैसे अभी हम पीछे करे थे आभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे अगर हमें a और b का अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आपको ये बताया था जितनी संख्याएं मिल रही हैं उसका अधिकतम पावर देखते हैं। तो यहाँ भी x पावर 2, यहाँ 3, तो अधिकतम पावर कितना है, 3, तो यहाँ लिखेंगे x पावर 3। y का अधिकतम घात कितना है, तो ऊपर 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, और c का अधिकतम घात कितना है, स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे c²। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए बी का एलसीएम कितना होगा, इतना। अगर इसी का एचसीएफ पूछ लेता है तो जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ में आपको हम बताए थे कि वो कम से कम हो और क्या हो, दोनों में मिलना चाहिए। अगर 3 संख्या हो तीनों में मिले, जैसे यक्स मिल रहा है लेकिन यक्स का कम से कम कितना है, x²। वाई भी मिल रहा है, वाई कम से कम कितना है, वाई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, वाई। सी भी मिल रहा है, सी का कम से कम कितना है, सी, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम और जितनी भी टाइप के एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उसको हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन करा दिए। दोस्तों ज़रूर एक क्वेश्चन ये भी फिक्स है कि आप में ज़रूर एक 3 या 4 नंबर में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, कि जैसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब वो पूछ क्या सकता है, जैसे कि √3 पूछ सकता है या √7 एक अपरिमेय संख्या है। इसका भी जितने भी टाइप के इसमें संख्याएं बनते हैं वो हम तीनों टाइप क्या करेंगे,
कराएंगे। कैसे प्रूव किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके एक ही दो टाइप दिया है, लेकिन हम सारे टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि सिद्ध करो कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने का एक फिक्स तरीका होता है। तो उस तरीका को हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। जैसे सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको मानेंगे इसका उल्टा। क्या मानेंगे? इसका उल्टा। कि मानेंगे ये एक क्या है, प्रमेय संख्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले देखिएगा कैसे लिखेंगे, यहाँ प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, मानेंगे कि माना √3 है वो एक प्रमेय संख्या है। क्या है? एक प्रमेय संख्या है। ठीक। अब अगर ये प्रमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रमेय संख्याएं होती हैं वो P/Q के क्या होती हैं, बराबर होती है। ठीक। तो आप A/B या P/Q भी लिख सकते हो, सिंपल आप P/Q ही लिख दो। ठीक। तो अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखना है कि जो प्रमेय संख्याएं हैं यहाँ पे, जैसे अगर यहाँ तुलना करें तो P कितना, √3, Q कितना, 1। ठीक। और यहाँ पे जो P और Q ये दोनों संख्याएं हैं वो एक क्या है, सहभाज्य संख्या है। क्या है? सहभाज्य संख्या। मतलब इन संख्याओं का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ मैं लिखूँगा क्या, P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब इन संख्याओं का HCF क्या है, 1 है। ऐसे भी लिख सकते हो कि P और Q का HCF क्या है, 1 है। वैसे भी हम लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे कि जो जिन संख्याओं का HCF 1 होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे भैया, इसका हम तिरछा गुणा करेंगे। जैसे इसमें हम गुणा करेंगे तो √3 × Q बराबर कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P²। ठीक। तो यहाँ पे मुझे इस चीज़ को लिखना होगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग के बाद क्या होगा आप जानते होंगे, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, Q²। और ये बराबर हो जाएगा किसके, P²। ठीक। अब ये जो 3 है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा P² बटे में कितना हो जाएगा, 3। ठीक। इसका मतलब क्या है कि P² को 3 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, चूँकि P² को 3 विभाजित कर रहा है, P² को 3 विभाजित कर रहा है। अब एक चीज़ ध्यान देना है, अगर P² को 3 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, लिखेंगे क्या, अतः 3 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 3 P को भी विभाजित करेगा। ठीक। विभाजित करेगा। ठीक। अब इतना करने के बाद जो ये हम P² किए थे इसको हम नाम समीकरण 1 देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे अब अगर हमें प्रूव करना है कि √5 जो है, सॉरी यहाँ पे मुझे प्रूव करना था कितना, √5। चलो मान लेते हैं कि √ कितना है, 3 ही मान लेते हैं। ठीक। आप 5 भी कर सकते हो। ठीक। तो जैसे यहाँ पे मुझे √3 अगर मान लेते हैं प्रूव करना है, तो अब हम क्या करेंगे, तो सुनना। नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे, जैसे अगर हमें 3 अगर सिद्ध करना है तो जो हम समीकरण एक P के इक्वल माने तो उसी के बराबर कुछ मानते हैं। जैसे अगर हमें 3 सिद्ध करना होगा तो हम यहाँ मानेंगे क्या, माना P बराबर 3 और किसी चर का गुणा कर दें, चाहे R या ST, किसी का हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे मान लो हमने R का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अगर आपको 5 सिद्ध करना होगा तो आप यहाँ मानोगे P बराबर 5R या 5S या T, कुछ चीज़ मान सकते हो। ठीक। अभी P की वैल्यू हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। तो 3Q² बराबर ये हो जाएगा 3R का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3Q² और यहाँ क्या हो जाएगा 9R²। अब हम एक काम करेंगे, इस 3 को इधर लेके आएंगे, या वैसे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर ही हो जाएगा 3R²। ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करें, 3 को जब इधर लेके आएंगे तो Q² बटे में कितना हो जाएगा, 3 बराबर में क्या हो जाएगा, R²। इसका मतलब क्या है कि Q²
को 3 क्या कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाए, अतः 3 क्यू को भी क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। तो ये हो जाएगा विभाजित करेगा। ठीक, अब ध्यान देना, हमने ऊपर क्या माना था कि पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अब सहभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि इन संख्याओं का एचसीएफ 1 होगा। मतलब जो ये पी और क्यू टाइप की संख्याएं हैं वो केवल किससे कटेंगी, वो केवल 1 से ही कटेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि पी किससे कट रहा है, 3 से, और क्यू भी किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। मतलब जो उपरोक्त हमने कथन माना है, जो चीज़ को माना है, उसका यहाँ पे विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और वैसे भी किसी भी दो संख्याओं का दो एचसीएफ नहीं हो सकता, मतलब उपरोक्त कथन का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो हमारी जो अवधारणा थी, जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो हमने, हमारी जो कल्पना थी वो हमने गलत माना है। ठीक, तो मतलब यहाँ पी क्यू सहभाज्य संख्या और यहाँ पी क्यू क्या है, एचसीएफ 3 है। मतलब यहाँ ये कह रहा है कि सहभाज्य संख्या नहीं है। तो जो हमने मानी है अवधारणा, वो हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। तो बस हम अब इतना लिख देंगे क्या, कि चूँकि उपरोक्त उपरोक्त कथन से विरोधाभास प्रकट हो रहा है, हो रहा है। ठीक, अतः हमारी अवधारणा क्या है, या हमारी परिकल्पना क्या है, परिकल्पना गलत है। अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने पर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि जैसे ये भी एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं भाई कि जितनी भी अगर हम किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में हम क्या करते हैं, अगर हम गुणा करते हैं परिमेय का अपरिमेय में, या जोड़ते हैं, घटाते हैं, या भाग करते हैं, ठीक, तो वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या रहती है। लेकिन अगर हम कोई एक परिमेय संख्या है और एक कोई फिर दूसरी संख्या भी परिमेय है, तो उसका जोड़ घटाना या गुणा भाग करेंगे तो वो हमेशा परिमेय ही रहेगा। वैसे अगर दो अपरिमेय संख्या है, जोड़े या घटाए या गुणा करें, भाग करें, तो हमेशा एक क्या होगा, अपरिमेय नहीं, कभी कभी वो क्या होगा, परिमेय होगा, और कभी कभी क्या होगा, अपरिमेय होगा। जैसे ये सिद्ध करना है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ध्यान देना क्या करेंगे, इसको भी हम वही मानेंगे जैसे किए थे ऊपर क्वेश्चन। यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम चीज़ मानेंगे। क्या कि माना 7/5 एक प्रमेय संख्या है। क्या है, एक प्रमेय संख्या है। ठीक, अच्छा, अगर ये प्रमेय संख्या है तो फिर हम क्या लिखते थे, ये बराबर होगा किसके, P/Q के। और हम क्या लिखते थे कि P व Q एक क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक, ध्यान देना। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो दूसरा टाइप, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो 7+ में आ जाए करके √5, या गुणे में करके आ जाए, तो इसको कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। कैसे, अब यहाँ पे जो जिस पे अंडर रूट नहीं है उस संख्या को हम इसके पास भेजते हैं। तो यहाँ क्या है, √5, यहाँ P है, और 7 इसके बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7Q हो जाएगा। ठीक, और हम जानते हैं कि प्रमेय संख्या में प्रमेय का गुणा करें, भाग करें, या जोड़े या घटाएं, तो हमेशा क्या रहता है, प्रमेय। जबकि अभी हम पीछे पढ़े हैं, सिद्ध किए हम लोग कि √5 ये इस टाइप की संख्या है, क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं ये अपरिमेय, जबकि ये क्या है, प्रमेय। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि √5 डज नॉट इक्वल टू P/7Q। क्यों, यहाँ लिखो, क्योंकि अपरिमेय प्रमेय के बराबर नहीं है, प्रमेय के बराबर
नहीं होती। भाई हम जानते हैं ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, प्रमेय। तो अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होती। अतः हमारी जो उपरोक्त अवधारणा है वो गलत है। ठीक, यानी पी और क्यू क्या होंगी, शाहबाज संख्या। भाई यहाँ पे शाहबाजी फिर शाहबाज संख्या नहीं हो, तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः उपरोक्त कथन से विरोध हो रहा है, अतः लिख सकते हैं 7/5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जरूर अपरिमेय संख्या पे एक क्वेश्चन फिक्स है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे दिया गया है, ये भी एक एलसीएम का ही पार्ट है। जैसे कह रहा है कि 5 घंटियाँ जो क्रमशः 2, 4, 6, 8 व 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, यदि वे एक साथ सुबह 7:30 बजे बजी हों तो ये पुनः एक साथ कब बजेंगे। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक, जैसे अगर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अगर कभी घंटी पे क्वेश्चन आए, ठीक, और कभी ये कह रहा है कि या कदम पे कोई क्वेश्चन कि कदम से इतने सेंटीमीटर कदम से चलते हैं, बताइए फिर एक साथ कदम कब रखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जो 2 है, 4 है, 6, 8 व 10 है, इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम इसको काटेंगे 2, यहाँ ये काटेंगे 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8 होगा, 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ ये नहीं कटेगा, 2 दूनी कितना होगा 4, ये भी नहीं कटेगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे 1, फिर 1, ये नहीं कटेगा, यहाँ 1, यहाँ क्या होगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको हम 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, यहाँ 1, 1, यहाँ 5, फिर 5 बचा हुआ, तो इसको हम 5 से काट देंगे फिर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए जो इसका गुणनखंड आया है उसी का हम कराते हैं गुणा। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, अच्छा, ये इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, पंचे कितना होगा 120, तो ये कितना है 120। अब ऊपर क्वेश्चन हमें किस में दिया था, सेकंड में, तो ये आएगा 120 सेकंड। मतलब कहने का मतलब है 120 सेकंड बाद वे घंटियाँ पुनः एक साथ बजेंगी। अच्छा, 120 सेकंड का मतलब क्या है, हम जानते हैं 60 सेकंड बराबर जो होता है वो 1 मिनट। तो 120 सेकंड बराबर कितना मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। तो मतलब अच्छा, वे एक साथ सुबह कितने बजे बजी थी, 7:30 पे, लेकिन वो दोबारा फिर से कब बजेंगे, 2 मिनट बाद, अर्थात 7:32 पर क्या होंगी, पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, इस टाइप के भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं कि इसमें से प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानना रहता है। जैसे ध्यान देना कि जैसे अगर ये पूछा जाए कि मान लीजिए कि कोई एक प्रमेय संख्या है, क्या है, प्रमेय संख्या। ठीक, और एक मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ध्यान रखना कि कोई अगर एक प्रमेय संख्या है और एक कोई अपरिमेय संख्या है, तो अगर इनको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो ये हमेशा हमको क्या देता है, एक अपरिमेय संख्या ही देता है। तो याद रहे, प्रमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हो या घटाना हो या गुणा हो या भाग हो, हमेशा एक क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि अगर आपसे ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या है, ठीक, जैसे इस पर भी जैसे ध्यान देना, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या है, अगर आपसे पूछा जाता है क्या कि इसको जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो क्या क्या आपको मिलेगा, प्रमेय मिलेगा कि अपरिमेय मिलेगा। तो ध्यान देना, अगर 2 समान यानी अपरिमेय संख्याएं हैं तो इनको जोड़ करेंगे या घटाना या घटाएंगे या गुणा करेंगे भाग, तो क्या होगा, ये हमें कभी कभी परमीय देगा। क्या देगा, कभी कभी परमीय संख्या देगा
और कभी कभी क्या देगा, अपरिमेय। तो कभी कभी प्रमेय संख्या व कभी कभी क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, ध्यान देना इस पे। ठीक, अब अगर ये से पूछे कि जैसे अगर एक प्रमेय संख्या है तो ध्यान देना, अगर एक प्रमेय है दूसरे भी प्रमेय संख्या है, ठीक, तो प्रमेय का प्रमेय में जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या क्या हो, भाग हो, तो ये हमेशा प्रमेय रहेगा। क्या देगा, ये हमेशा आपको क्या देगा, प्रमेय देगा। संख्याओं के बारे में अगर आपको और भी अच्छे से आपको समझना है तो इसी चैनल पे हमने जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती हैं उन सभी को एक एक डिटेल करके सभी संख्याओं को हम समझाए हैं। जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पूछेगा सबसे छोटी, जैसे मान लो पूछ लिया आभाज्य संख्या क्या है, या सबसे छोटी मान लो कि भाज्य संख्या क्या है। तो इस टाइप के प्रश्न जितने भी बनते हैं उस चीज़ को मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो है जिसमें सभी प्रकार की संख्या बताए हैं, उस चीज़ को जाके ज़रूर देखना। क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे दो संख्या दे दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 23 है, 24 है, और जैसे मान लीजिए दे दिया जाएगा 28 है, 14 है, ठीक, ऐसे ऐसे तमाम संख्या देगा। जैसे मान लो 4, 22 दे दिया और 44 दे दिया, और यहाँ पे जैसे मान लो 31 दे दिया, 93 दे दिया, और इनमें से पूछ लेगा कौन सहभाज्य संख्या है। ठीक, तो इस सभी चीज़ संख्याओं के बारे में हमने पीछे अपने वीडियो में समझाया, जाके आप उस चैनल पे इसी चैनल पे है, जाके उस पूरे वीडियो को डिटेल से देखिएगा। चलिए बता देता हूँ कि अगर ऐसे 4 संख्या देगा ABCD और इसमें से कहेगा कि कौन सी सहभाज्य संख्या है, तो अगर सहभाज्य संख्या पता करना होगा तो इन दोनों संख्याओं का जिसका HCF 1 आएगा वही क्या होगा, सहभाज्य संख्या होगा। देखिए इसको कलम से HCF निकालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कैसे, ध्यान देना। देखिए अगर कोई भी संख्या दो लगातार संख्या आती है, जैसे यहाँ 23, 24, कोई भी दो लगातार संख्या है तो हमेशा उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। मतलब सहभाज्य संख्या यही होगा। वैसे ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, यहाँ क्या है, 4 है। अब ये भी अगर सम संख्या, तो जाहिर सी बात है दोनों सम संख्या से कट रही है, और जब दोनों सम संख्या से कटेगी तो इसका HCF 1 नहीं होगा। अब देख रहे हो 31 तियाँ कितना होता है, 93, तो जाहिर सी बात है इसका HCF 1 नहीं होगा। ये भी कितना होगा, 31, 22 दूना 44, तो ये भी कितना है, 22 से कट रहा है, मतलब 1 से केवल यही कट रही है। ठीक, तो वैसे भी समझना, जो कोई भी दो लगातार संख्याएँ आती हैं तो वो उसका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक, ऐसे हम आपको फिक्स कह रहा हूँ गारंटी के साथ कि हर एक चैप्टर का निचोड़ दे दूँगा, आपको बिल्कुल वही पढ़ के जाना है। ठीक, कर लेना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जब दे के आओगे तो आप सिर्फ पछताओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ बस आप केवल इतना पढ़ के जाइए बस। धन्यवाद।